एससी के मंत्री होते हुए भी, दो मंत्री होते हुए भी शेड्यूल कास्ट की जो दो उपवर्ग हैं, ओएससी और डीएससी, उनकी सीटें क्यों खाली जा रही हैं? जनसंचार विषय में अभी मैंने मेरी डॉक्टरेट की थीसिस सबमिट की है और मैं 4 बार यूजीसी नेट क्वालिफाई हूँ। अच्छा, आप सोचिए, जो है 4 बार यूजीसी नेट क्वालिफाई किया हुआ आदमी 35% नंबर नहीं ले सकता। उसके अंदर बहस सुनी थी मैंने विधानसभा की, जो अपने मंत्री है महिपाल रांडा जी, वो हुड्डा को सरेआम बोल रहे थे कि आप तो यहाँ गुलछर्रे उड़ाने के लिए आते हो। आपके समाज से और हमारे जो माननीय मंत्री है कृष्ण बेदी जी, क्या ये मुद्दा उन तक नहीं पहुँचाया आपने? पता है, बिल्कुल पता है। नहीं, पता तो है। एक ये को कि हम गए थे उनके पास, मैं नहीं, या कोई और अलग कोई डेलीगेशन है, मतलब वो गए? मैं नहीं गया, लेकिन जो धरने पे जो बैठे हुए लोग हैं वो मिले थे उनसे। ये सरकार सिर्फ चुनाव से पहले ग्रुप डी की भर्ती निकाल देती है, जिसके अंदर मैक्सिमम हरियाणा के बच्चे लिए जाते हैं उसके अंदर। लेकिन बाकी जो भर्तियां हैं, जितनी भर्तियां हैं, उसमें उन्होंने कुछ परसेंटेज बताया, 8%। सिर्फ हरियाणा से 8%, बाकी दूसरे स्टेटों से लगा रहे हैं बच्चे। क्या ये सही है? उससे पहले एक डीएससी समाज का मुद्दा लेके आई थी सरकार, उसका डीएससी समाज को कुछ फायदा हुआ है? अगर आपको नॉलेज हो तो उसके बारे में। एचपीएससी जो है खुद की मर्जी से कैंडिडेट्स को, और ये एक बहुत बड़ा घोटाला है, किसको पास करना है, किसको फेल करना है, किस सब्जेक्ट में कितने कैंडिडेट को पास करना है, कितने को फेल करना है, ये सारा कुछ जो है एचपीएससी के अंदर बैठ करके। तो दोस्तों, जो शख्सियत आज हमारे साथ बैठी हुई है वो है जींद जिला की वार्ड नंबर 1 से जिला पार्षद गुरमेल ढाबी जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मोरवाणी के दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय फूले, जय छोटू राम। तो गुरमेल ढाबी जी, पहले तो आप ये जो टी शर्ट पहने हुए हो 35% हटाओ हरियाणा बचाओ, जी जी, इसके बारे में बताओ, क्या है चीज़? हरियाणा के अंदर इस समय जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसने जो भी वैकेंसी जो निकाल रखी हैं सारी की सारी, एक ऐसी पॉलिसी हरियाणा के लोगों के सामने पेश करी है जो हरियाणा के जो युवा हैं, हरियाणा की जो शिक्षा व्यवस्था है, उसको निकम्मा एक तरीके से साबित या उसको निकम्मा प्रूफ करने की कोशिश की है। अब मैं इस 35% की जो पॉलिसी है इसके बारे में आपको बताता हूँ। इस 35% की पॉलिसी से पहले जो भर्तियां होती थी, जो मुख्य परीक्षा होती थी, लिखित परीक्षा, उसमें जितनी वैकेंसी हैं 2 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता था। उसमें कोई 35% नंबर लेने का या 35% का क्राइटेरिया जो उसका कोई चक्कर नहीं था। एचपीएससी ने हरियाणा के युवाओं को जो है नौकरी से बाहर करने के लिए एक ऐसी पॉलिसी ला दी जिसमें भाई चित भी मेरी पट भी मेरी, भाई पॉलिसी भी मेरी, और आपको पास करना है फेल करना है वो भी जो है एचपीएससी के हाथ में है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आप जो 35% की जो पॉलिसी है आप उसको हटाओ, और जो कैंडिडेट जो अवेलेबल हैं 2 गुना, आप उनको इंटरव्यू के लिए बुलाओ। इसीलिए अगर वैकेंसी निकालती रहे सरकार और एचपीएससी उनको ऐसे ही खाली छोड़ते रहे तो हरियाणा की जो शिक्षा है उसका क्या हाल होगा। जो उच्च शिक्षा है, जो सरकारी कॉलेज हैं, जो बहुत ही मतलब कि जो आम आदमी है, जो आम बच्चे हैं, उनके पढ़ने के लिए बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है, लेकिन उस व्यवस्था को कैसे उजाड़ा जा रहा है, ये इस 35% की नीति की सरासर देन है। तो शायद लगभग 2 महीने से इस पॉलिसी के खिलाफ एक धरना भी चला हुआ है। जी, हरियाणा का जो पंचकुला जिला है, जो हेडक्वार्टर भी है एचपीएससी का, वहाँ पे धरना ग्राउंड में 2 महीने से लगभग धरना चला हुआ है। इसके खिलाफ जो है जो अभ्यर्थी हैं वही इस धरने को रन कर रहे हैं, और जो है लगातार 2 महीने से कड़ाके की ठंड में, बीच में जब जनवरी में आंधी बारिश आई, रात को जो है किस तरह से उन बच्चों ने जो है संघर्ष करके उसको जो है तंबू को पकड़ के रखा, सारी रात जाग के काटी, वो मैं उनका जो संघर्ष है उनको सलाम करता हूँ। अभी विधानसभा का घेराव भी शायद किया था उन्होंने, उसमें कोशिश की थी विधानसभा घेराव जो 20 तारीख को विधानसभा घेराव की जो कॉल थी उसमें मैं भी शामिल था। और जो है आप जो है इनकी तानाशाही देखो, पहले तो ये बात नहीं करते, 2 महीने से वहाँ पे अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए हैं, और सरकार ने जो है एक भी नुमाइंदे ने अभी तक खुद से जो है पहल करके उनसे बातचीत करने की कोशिश नहीं की। और जब अभ्यर्थियों ने कहा कि हम विधानसभा घेराव करने जाएंगे, असल में वो घेराव नहीं, हम अपनी बात रखने के लिए जा रहे थे, ताकि कोई ना कोई हरियाणा सरकार का नुमाइंदा, मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री का ओएसडी
हमारी बात सुने, ताकि जो हम हरियाणा के जो युवा हैं उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें उसका कोई रिजल्ट निकले, उसका कोई परिणाम निकले, ताकि जो हरियाणा के लोग हैं उनको जो नौकरियां जो मिलनी हैं उनमें जो एक तरीके की जो नीति लाई गई उनको बाहर करने की, उससे निजात पाया जा सके। लेकिन आप दकियानुसी सोच देखिए और तानाशाही देखिए, हमको जो है रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया गया और ना हमारी जो है किसी से बातचीत करवाई गई। आप सोचिए हरियाणा के जो बच्चे हैं, हमने ही जो है इन सरकारों को जो वोट दे दे कर बनाया है। वैसे तो ये सरकार ये कहती है कि एससी और बीसी की सरकार है, ओबीसी मुख्यमंत्री है और जो है ओबीसी के कई मंत्री भी हैं, चाहे रणबीर गंगवा हो, आरती राव हो, और जो है डीएससी समाज के और ओएससी समाज के भी मंत्री हैं, कृष्ण बेदी हैं, कृष्णलाल पवार हैं। हम लोग आज उनसे सवाल पूछ रहे हैं, भाई ओबीसी मुख्यमंत्री है, ओबीसी के कैबिनेट मंत्री भी हैं, फुल फ्लैश कैबिनेट मंत्री भी हैं, लेकिन फिर भी जो है बीसीए की भी और बीसीबी की भी पोस्टें खाली क्यों जा रही हैं? फिर भी एससी के मंत्री होते हुए भी, दो मंत्री होते हुए भी शेड्यूल कास्ट की जो दो उपवर्ग हैं, ओएससी और डीएससी, उनकी सीटें क्यों खाली जा रही हैं? जब इस बात पर जो विपक्ष है उसने काम रोको प्रस्ताव लेकर आए और सरकार ने उस पर चर्चा करवाई, तो विपक्ष ने पूछा कि भी ये सीटें खाली क्यों जा रही हैं, 35% की नीति जो है ये क्यों लाई गई? तो सरकार जो है इस बात का जवाब देने के बजाय, नीति पर चर्चा करने के बजाय, उल्टा विपक्ष पर यह सवाल खड़ा कर रही है कि आपके समय में भी तो ऐसा होता था। भाई मतलब फिर जो है अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो परिणाम भुगत चुके हैं। वो तो हार चुके हैं 11 साल से आपने फिर 11 साल हो गए, आपने क्या सुधार किया है? आप जो है जिन सवालों को लेकर 2014 का इलेक्शन आप जीते, आप वही सवाल आज जो है 2026 में भी लिए बैठे हो। फिर आपने क्या किया है भाई? हरियाणा की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें बदलाव के लिए, उसमें बेहतरी के लिए आपका क्या योगदान है? फिर तो मतलब कि आप फिर विपक्ष का ही रोना रोते रहोगे कि भी जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने ये किया है। आप तो कुछ सुधार करो भाई। आप सरकार आप चला रहे हो, प्रदेश को आप चला रहे हो, आप जो है आप क्यों नहीं उसको सुधार करते? अगर कुछ गलत हुआ है तो उस पे उसको स्वीकार करो, उसको बदलो फिर उसको। नहीं, उसके अंदर बहस सुनी थी मैंने विधानसभा की, जो अपने मंत्री है महिपाल डांडा जी, वो हुड्डा को सरेआम बोल रहे थे कि आप तो यहाँ गुलछर्रे उड़ाने के लिए आते हो। आप सोचिए जो है एक हरियाणा का जो शिक्षा मंत्री है वो मतलब किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है। क्या ये संसदीय भाषा है? ये बिल्कुल ही अनर्गल और अशोभनीय भाषा है। ये किसी को भी जो है शोभा नहीं देता। तो वो मंत्री हैं, चाहे कोई विधायक है, कोई जो है अफसर है, वो कोई भी जो है इस तरह से जो नेता विपक्ष है, हालांकि मेरा कांग्रेस से कोई दूर दूर का नाता नहीं है, लेकिन फिर भी जब भाषा की बात आती है, किसी का आदर निरादर की बात आती है, तो हम जो आदर की तरफ खड़े होंगे, निरादर की तरफ खड़े नहीं होंगे। इस तरह से बोलना जो है बहुत ही निंदनीय है। और जो हरियाणा प्रदेश के जो लोग हैं उनके पैसे से जो सदन चल रहा है, उनका जो टैक्स है, जो भी खर्चा है, वो एक फिजूल खर्चा है एक तरीके से। अगर आपने ऐसे ही बात करनी है फिर आप बाहर डिबेट कर लो, आप किसी चैनल पे डिबेट कर लो, मीडिया के स्तर पे आप डिबेट कर लो, वहां पे आप कोस लो। फिर क्यों मतलब कि इतना खर्चा किया जा रहा है सदन को चलाने में? आपने एक बात कही कि मैं भी उस प्रदर्शन में शामिल था, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल आदमी हो, जब जिला पार्षद हो, तो आप वहाँ किस हैसियत से थे? राजनीतिक हैसियत से गए थे आप? देखिए, मैं वहाँ पे राजनीतिक हैसियत से नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जनसंचार विषय में अभी मैंने मेरी डॉक्टरेट की थीसिस सबमिट की है और मैं 4 बार यूजीसी नेट क्वालिफाई हूँ। अच्छा। आप सोचिए जो है 4 बार यूजीसी नेट क्वालिफाई किया हुआ आदमी 35% नंबर नहीं ले सकता, और जबकि ग्रेजुएशन में मेरे 56% हैं और मास्टर में 65% नंबर के साथ मैं पास हुआ हूँ। और 4 बार यूजीसी नेट कोई जो है छोटी बात नहीं है क्लियर करना, चाहे मैंने मेरी अपनी ही कैटेगरी में नेट क्लियर किया हो, लेकिन जो है हमारे पास वो योग्यता तो है। हम 2 पेपर दे के आए हुए हैं और फिर जो है यहाँ पे आके फिर से जो है हमारे साथ घोटाला हुए जा रहा है, तो हम क्या करें फिर? जब हरियाणा सरकार जब नौकरी नहीं दे रही तो अपनी आवाज़ जो है रखने तो जाएंगे, कहीं ना कहीं अपनी बात तो रखने जाएंगे। और आपने रिजल्ट देखा है फिर क्या हुआ। एसपीएससी का एक मुद्दा उठा था जिसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर थे इंग्लिश के 613, उसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर लेने थे, लेकिन पेपर सिर्फ 151 का क्लियर हुआ, जबकि उससे दुगुना तिगुना मतलब बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। जिस जगह आप बोलते हो कि 35% या डबल आना चाहिए था, यहाँ तो जितनी सीट है उसका भी तीसरा हिस्सा पास नहीं हुआ। क्या हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था इतनी लचर हो चुकी है? ये तो जो है इस सरकार पे सवाल उठता है फिर, भाई इन्होंने क्या सुधार किया है? फिर
आप सोचिए, मैंने आपको बताया मेरा खुद का, मैं 4 बार यूजीसी क्वालिफाई हूँ, डॉक्टरेट मैंने सबमिशन किया है, ठीक है, मैं नहीं ले पाया, मैं सोचा था मैं खुद निकम्मा हूँ। अब जब इंग्लिश सब्जेक्ट का रिजल्ट देखा तो हमें लगा कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। 613 पोस्ट में से सिर्फ 151 बच्चे पास हुए और बाकी सारे फेल। 2200 के आसपास बच्चों ने पेपर दिया था और 2200 बच्चे वो थे जो पहले 3-3, 4-4 बार जिनका यूजीसी नेट क्लियर है और इस पेपर से, मुख्य परीक्षा से पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट पास करके आए हैं। और जिन लोगों के स्क्रीनिंग टेस्ट में जो टॉपर हैं, जो यूनिवर्सिटी टॉपर रहे हैं, जो यूजीसी नेट के जो टॉपर रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, उन बच्चों को फेल कर दिया गया। बताइए भाई, हमें शक तब पैदा हुआ जब ऐसे ऐसे ब्रिलियंट बच्चे जिनको टिप्स पे उनके सब्जेक्ट्स और उनके जो विषय हैं वो सारे जो है अपनी बातें जो है टिप्स पे रख सकते हैं, जो है ऐसे ऐसे बच्चों को फेल कर दिया गया। आपको शक है कि उसके अंदर जानबूझ के फेल किया गया है? जानबूझ के फेल कर दिया गया है। आपको मैं चेकिंग का तरीका बताता हूँ, एचपीएससी क्या करती है। मानो ये एक जो है शीट है, आंसर शीट है, इसमें से एक क्वेश्चन के किसी ने 4 पेज अटेम्प्ट किए हैं, वो 4 पेज की फोटो लेकर के आप प्रोफेसर आपके पास भेज दिए, वो देखेगा, उसने मार्किंग करी डिजिटल मार्किंग और वो आपने जो है एचपीएससी को भेज दी। अब वो जो डिजिटल मार्किंग है वो जो है एडिटेबल है, उसको एडिट किया जा सकता है। अच्छा। एक तो ये फिजिकल जो है कागज है, कागज के ऊपर आपने जो है पेन से 8 नंबर लिख दिया, 6 नंबर लिख दिया, 5 लिख दिया, तो उसको जब रीराइट होगा उसके ऊपर या उसको काटा जाएगा, एडिट किया जाएगा, तो उसका पता लगेगा साफ साफ। अब जो डिजिटल जो चीज है, आपने उसको एडिट कर दिया, आप भी जो है एक मीडिया संस्थान चला रहे हैं, आपको पता है एडिटिंग का क्या है, तो उसमें कुछ पता नहीं चलता। उसमें एचपीएससी जो है खुद की मर्जी से कैंडिडेट्स को, और ये एक बहुत बड़ा घोटाला है, किसको पास करना है, किसको फेल करना है, किस सब्जेक्ट में कितने कैंडिडेट को पास करना है, कितने को फेल करना है, ये सारा कुछ जो है एचपीएससी के अंदर बैठ करके तय होता है। नहीं, इसके अंदर रीवेरिफिकेशन होता है, जैसे मान लो शीट आंसर शीट लेना, वो व्यवस्था नहीं की गई। आंसर शीट आपको जो है आरटीआई के माध्यम से दिखा देंगे या कोर्ट में जाके आप जो है आंसर शीट देख सकते हो। आंसर शीट पे नंबर ही नहीं लिख रखे, सिर्फ जो है चेकिंग का निशान हो सकता है, लेकिन उसमें मार्किंग नहीं है कि कितने उसके 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसके 2 नंबर दिए हैं, 3 नंबर दिए हैं, मार्किंग नहीं है उस पर। फिजिकल शीट जो है, जो पेपर है उस पर मार्किंग नहीं है, आप स्क्रीन पे मार्किंग है, कंप्यूटर की स्क्रीन पे मार्किंग है। नहीं, आपने जो ये कंप्यूटर पे जो मार्किंग बोल रहे हो, आपने मांग नहीं की कि आप सही कागज पे चेक करके? यही मांग कर रहे हैं हम अभी जो धरना चला हुआ है वो इन्हीं मांगों के साथ है मुख्य तौर पर। जो एक तो 35% का जो क्राइटेरिया है उसको हटा करके जो 2 गुना कैंडिडेट हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाएं, ठीक है। और दूसरा जो चेकिंग है वो आप जो है फिजिकली चेक करवाएं, चाहे कितने भी प्रोफेसर से आप जो है, आप पेज को अलग अलग करके जो है प्रोफेसर के पास भेज दो और उनसे आप डिजिटल नहीं, जो पेज है, जो पेपर है उसके ऊपर ही मार्किंग करवाएं, ये है। और जितनी भी जो पोस्ट निकली हुई हैं उन सबको भरा जाए, ना कि खाली रखा जाए, ताकि जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है, ये सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर का मामला नहीं है कि भी एक भर्ती का मामला है। एएमओ की पोस्ट निकली थी, एडीए की पोस्ट निकली थी, पीजीटी की पोस्ट निकली। पीजीटी के जो अभी रिजल्ट आया था कंप्यूटर साइंस का, 1100 के आसपास कुछ पोस्ट थी, उसमें सिर्फ 39 बच्चे पास किए इन्होंने। बस। फिर आप आज डिजिटल युग में आप एक तरफ तो एआई सबमिट कर रहे हो और फिर आप जो है एक तरफ जो है कंप्यूटर साइंस के जिन्होंने कंप्यूटर को पढ़ाना है, जिन्होंने एआई को पढ़ाना है, आप उस सब्जेक्ट को जो है हरियाणा के कॉलेजों के अंदर और हरियाणा के स्कूलों के अंदर आप उसको खाली छोड़ रहे हो। फिर कैसे ये देश, ये प्रदेश विश्व गुरु बनेगा और जो है बच्चे एआई में और कंप्यूटर साइंस में कैसे पारंगत होंगे? फिर चलो, ये एक सवाल उठता है इस देश की और इस प्रदेश की जो भर्ती जो प्रणाली है उसके ऊपर। एआई सबमिट की तो चलो, वो तो सारी दुनिया देख रही है कि कैसा सिस्टम है आपका। जो ये मैं अब उन बच्चों का जो प्रोग्राम में मतलब वो देख रहा था आते चैनलों के ऊपर, तो वो कह रहे हैं कि जो वो सिर्फ क्या करती है सरकार, सिर्फ चुनाव से पहले ग्रुप डी की भर्ती निकाल देती है, जिसके अंदर मैक्सिमम हरियाणा के बच्चे लिए जाते हैं उसके अंदर। लेकिन बाकी जो भर्तियां हैं, जितनी भर्तियां हैं, उसमें उन्होंने कुछ परसेंटेज बताया, 8%, सिर्फ हरियाणा से 8%, बाकी दूसरे स्टेटों से लगा रहे हैं बच्चे। क्या ये सही है? बिल्कुल जो है इस बात में जो है कोई दो राय नहीं है। आप सोचिए जो है 2014 से पहले बीजेपी कार्यकर्ता कितने थे? सारे ही तो बाहर से इंपोर्टेड हैं। जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं इनके लोग, जो इनके पदाधिकारी हैं वो बाहर से लगाए हुए हैं। तो जब भर्तियां सिफारिश पे हो रही हैं तो किसकी सिफारिश करेंगे? क्या हरियाणा के युवा की सिफारिश करेंगे? वो तो यूपी, बिहार, गुजरात के लोगों की सिफारिश करेंगे।
हमारे लोगों की क्यों पैरवी करेंगे? हमारी ये भी मांग है इस धरने के माध्यम से, जो हरियाणा के लोगों का हक है, जिस तरह एजुकेशन में ऑल इंडिया कैटेगरी है एक, उसमें चाहे हरियाणा का जनरल हो, बैकवर्ड हो, शेड्यूल कास्ट हो, अगर वो टॉपर है तो ऑल इंडिया कैटेगरी में, या फिर वो बाहर का स्टेट हो तो ऑल इंडिया कैटेगरी में वो कंसीडर होता है। आप इसी तरह भर्तियों में भी एक कैटेगरी बनाएं, उसमें आप चाहे 10% का उनका पोर्शन रखें, चाहे आप जो है 15% का रखें। आप वहां पे जो टॉपर जो बच्चे हैं, चाहे वो अदर स्टेट का है, चाहे वो हरियाणा का है, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, जनरल, आप उनको जो है वहां जगह दीजिए। जो 85% है, जो 90% है, वो हरियाणा के जनरल के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, बैकवर्ड के लिए आप वो फिक्स करें, ताकि देखो संसाधन हमारे हैं, हमारे लोगों के टैक्स से ये प्रदेश चलता है, हमारे लोगों के वोट से ये सरकार बनती है, और फिर नौकरियां जो है बाहर के लोगों को। ऐसा क्यों भाई? और जो चुनाव से पहले एक डीएससी समाज का मुद्दा लेके आई थी सरकार, उसका डीएससी समाज को कुछ फायदा हुआ है? अगर आपको नॉलेज हो तो उसके बारे में। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं डीएससी समाज की जो लार्जेस्ट जाति है, जो सबसे जाति है, वाल्मीकि जाति, मैं उससे संबंध रखता हूँ, ठीक है। अब जहाँ तक मुझे मैं देखने में मिला है, हमारे लोगों को तो सिर्फ झाड़ू की जो नौकरी है उसके लिए सरकार ने चुन रखा है, उसके लिए हम जो है झाड़ू की नौकरी के लिए हमारे लोगों को रखा हुआ है। बाकी जो है हमारा हरियाणा के अंदर 20-22 विश्वविद्यालय हैं, वाल्मीकि जाति का या डीएससी की जाति का एक भी विषय नहीं है। जबकि अगर हम समग्र शेड्यूल कास्ट की बात करें तो कम से कम 4-5, अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें 4-5 विषय होने चाहिए शेड्यूल कास्ट के, हमारा एक भी विषय नहीं है। तो फिर जो है और जहाँ तक डीएससी के जो प्रोफेसर हैं, हमारी जो डीएससी से पहले की जो संख्या थी, आज भी वही संख्या है। हमारे पास तो कोई जो है बुद्धिजीवी या फिर जो है प्रोफेसर रैंक का आदमी डीएससी बनने के बाद भर्ती नहीं हुआ है। इस भर्ती में भी मेरा खुद का सब्जेक्ट है, 2 सीटें थी डीएससी की, एक भी नहीं भरी गई। एक सीट वैसे चली गई, एक सीट खाली चली गई, एक भी कैंडिडेट इन्होंने पास नहीं किया। इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें, 60 सीटें थी डीएससी समाज की, एक बच्चा पास हुआ, वो भी जनरल में कंसीडर हो जाएगा। डिफेंस स्टडी की बात है, डिफेंस स्टडी में 4 सीट थी, 4 की 4 सीटें जो है खाली चली गई। फिर हमें फायदा कहाँ हुआ है? ना हमारा यूनिवर्सिटी स्तर पे रिप्रेजेंटेशन बढ़ा, ना हमारा जो है जो कॉलेज कैडर है ना उसमें रिप्रेजेंटेशन बढ़ा, और जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो पोस्ट हैं ना उनमें हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़ा। तो फिर हमें फ़ायदा कहाँ हुआ? क्या सिर्फ हमें सरकार ने सी और डी की जो भर्तियां हैं या फिर झाड़ू की पोस्ट के लिए रखा हुआ है? अभी जो देखने के लिए देखने में मिलता है, मुझे तो यही लगता है कि भाई सरकार सिर्फ हमारे लोगों से जो सफाई का जो कार्य है या झाड़ू की नौकरी दे करके हमसे वही करवाना चाहती है। नहीं, आपके समाज से और हमारे जो माननीय मंत्री है कृष्ण बेदी जी, क्या ये मुद्दा उन तक नहीं पहुंचाया आपने? पता है, बिल्कुल पता है। नहीं, पता तो है। एक ये को कि हम गए थे उनके पास, मैं नहीं, या कोई और अलग कोई डेलीगेशन है, मतलब वो गए? मैं नहीं गया, लेकिन जो धरने पे जो बैठे हुए लोग हैं वो मिले थे उनसे, उनको भी इस बात का पता है कि डीएससी की सीटें खाली जा रही हैं। लेकिन सब वही है कि भी जैसे बिल्ली कबूतर वाली जो कहानी है, कबूतर को पता है जान जानी है, लेकिन जो है वो आंख में मूंद के बैठा हुआ है। और सब लोग जो है, अगर हम प्रेजेंट में जो लीडर की बात करें शेड्यूल कास्ट के, चाहे वो कृष्णलाल पवार की बात हो, चाहे वो कृष्ण बेदी की बात हो, सारे के सारे लोग जो है अपने अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। समाज के बच्चों से इनका कोई लेना देना नहीं है कि भाई ये समाज की युवा की बात करते हो। भाई 60 बच्चे जो है ये क्यों खाली रह गई ये सीटें? आप जो है ठीक है ओपन में आके नहीं पूछना चाहते सरकार से, आप टेबल टू टेबल तो आप बात करिए, मुख्यमंत्री जी से बात करिए, अपनी जो हाईकमान है उससे बात करिए। भाई इस नीति के कारण जो बेड़ा गर्क हुआ है हमारे, मुझे नहीं लगता कि इतिहास में पहली बार कभी जो है 60 डीएससी की सीटें आई हों, या मतलब कि जो है इतनी सीटें आई हों जहां एक समाज के 60 बच्चे लगने हों प्रोफेसर लेवल के। आप सोचिए किसी समाज के 60 बच्चे प्रोफेसर लगेंगे, वो कभी ना कभी तो जो है कहीं ना कहीं तो समाज के काम आएंगे, समाज के बच्चों को गाइड करेंगे कि आप जो है पढ़िए लिखिए। जो है जो प्रोफेसर लेवल के जो या एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की जो पोस्ट हैं वो इंटेलेक्चुअल लोगों में गिनती होती है उनकी, और वो समाज को कहीं ना कहीं राह दिखाते हैं। फिर मुझे नहीं लगता कि भाई हमें डीएससी से जो है ज़्यादा कुछ फ़ायदा हुआ है। तो ये थे गुरमेल ढाबी जी के विचार। आपको कैसे लगे कमेंट करके बताना, और अगर आपको वीडियो बढ़िया लगे तो शेयर करना। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।